नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और जितने गवर्नर जनरल हैं उनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं घटी हैं वो सारा एकदम क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को। उसके बाद कौन कौन से गवर्नर जनरल आए और कैसे कैसे घटनाएं घटी। बंगाल के गवर्नर पहले देखते हैं। 1757 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल फिर 1774 में जब चेंज होता है तो अब देखते हैं ये बंगाल के केवल गवर्नर हैं और जो 74 में बनते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या नाम है, यही है जो 1757 के क्लासिक युद्ध में था। तो सन 1757 से 60 के दौरान पुनः एक बार 1757 से 60 तक रहता है और दोबारा जब ये बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, तो दोबारा ये 1765 में फिर आता है संधि करने के लिए और 2 साल फिर रहता है 1767 तक। तो 1757 से 1760 तक रहता है पहली कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में 1765-67 तक रहता है। बंगाल के गवर्नर जनरल रहा था ये और 65 से 72 तक बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था ये लागू कर दिया था। जब 1765 में ना तो ये दोहरी शासन व्यवस्था लागू करके चला गया था। वो व्यवस्था 1772 तक, जब तक वारन हेस्टिंग ना आता है तब तक जारी रहती है। फिर इसके बाद क्लाइव का भारत में प्रारंभिक प्रवास जो है 1744 से 1753 तक रहा था। उसके बाद फ्रांसीसियों के विरुद्ध उपमहाद्वीप में ब्रिटिश वर्चस्व के सुनिश्चित करने के लिए उसने 1755 में भारत में वापस बुलाया गया था। ये पहले। उसके बाद सन 1757 में क्लाइव ने एडमिरल वाटसन के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता पुनर्ग्रहण किया था। प्लासी के युद्ध के बाद युद्ध में बड़ी सेना होने के बावजूद नवाब ब्रिटिश द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, ये मीर जाफ़र की वजह से और जो इतने धोखेबाज थे उन्होंने नवाब को हराया था। फिर क्लाइव ने नवाब के सेना के कमांडर मीर जाफ़र को रिश्वत देकर अंग्रेज़ों की जीत सुनिश्चित कर ली थी। युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफ़र बैठा। आगे देखते हैं। फिर क्लाइव क्या करता है कि जब जीतने के बाद कुछ फ्रांसीसी किले थे उन पर कब्जा कर लेता है और इन सब कार्यों के लिए रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का बारोन बनाया जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च शक्ति बन के उभर जाती है। बंगाल ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों का हो गया और इस कंपनी की संपत्ति अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे जब ये प्लासी का युद्ध जीते तो कंपनी के जो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उस समय बंगाल ब्रिटेन से भी धनी हो गया था। इसने बंगाल के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया। इस जो मतलब जीतने के बाद भारत के अन्य हिस्सों को अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया। अंततः भारत में ब्रिटिश राज का उदय हुआ। इस कारण क्लाइव को भारत का विजेता और क्या कहते हैं के नाम से जाना जाता है। क्लाइव के बाद 60 में चला जाता है क्लाइव, तो वेंसीटार्ट आता है। 1760 से 65 तक रहता है। वेंसीटार्ट के समय ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को। उसके बाद कार्टियर आता है 1769 से कार्टियर 1769 से लेकर रहता है 1772 तक। ठीक, उसके बाद आपका 1770 में ही बंगाल का अकाल पड़ता है। देखिए, फिर 72 में वारेन हेस्टिंग आता है। 72 से 85 तक रहता है। ये प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। उधर पहले गवर्नर थे, अभी गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल की दोहरी सरकार के विनियमन को 1773 द्वारा समाप्त कर देता है और क्या कहते हैं कि 1773 के अधिनियम से वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। चार्ल्स विल्किंस जो रहता है वो गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में इस लिखा था। 1781 में
इस्लामिक अध्ययनों के प्रचार के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी वाराणसी के समय। 1784 में विलियम जोन्स के साथ ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। फिर नीलामी के जरिए उच्चतम बोली लगाने वाले भू राजस्व एकत्र का अधिकार बंगाल को जिलों में विभाजित करना और कलेक्टरों अन्य राजस्वों की नियुक्ति इसके कार्यकाल में हुई थी। अब इसी के कार्यकाल में रोहिला का युद्ध 1774, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1776-1782 में 1782 में सालबाई की संधि से समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। ये सब वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ है। हेस्टिंग जाता है, फिर कार्नवालिस आता है। कार्नवालिस 1786 में आता है और 93 तक रहता है। फिर इसने क्या किया, निचले अदालतों और अपीली अदालतों की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन था, उसी के समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। 1793 में बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू होता है। बिहार, बंगाल और बनारस तक, संयुक्त प्रांत के बनारस तक ये आपका अस्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तमरारी कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं, उसके बाद जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, सब अस्थायी बंदोबस्त के नाम हैं। और ये पूरे भारत का 19% जितनी भूमि थी उस पर लागू होता था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्नवालिस कोड कार्नवालिस जारी करता है। भारत में सिविल सेवा का आरंभ यही करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की पराजय होती है और जब 1792 में टीपू सुल्तान को हरा देता है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा इसके आधे से ज़्यादा राज्य को हड़प लेता है और इसके जो निजाम और मराठे थे उनको बांट देता है, कुछ अपने कुछ लेता है और कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को बलवान भी नहीं होने दिया, अपने दुश्मन को पंगु बना दिया। ठीक है, देखते हैं। जानसोर आता है 93 में और 98 तक रहता है। ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। 1793 के चार्टर अधिनियम इसी के समय आता है। निजाम और मराठा इसी के समय 1795 में खड्डा का युद्ध लड़ते हैं, निजाम और मराठा के बीच होता है। फिर वेलेजली आता है, 98 से 5 तक रहता है। फिर इसने क्या किया था कि सहायक संधि की नीति अपनाई थी। सहायक संधि शुरू करने वाला दुपले था और ये सब आता है तो वेलेजली इसको प्रभावी रूप से जारी करता है। तो भारतीय शासकों को नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाना इसका कार्य था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना वेलेजली ने कराता है। फिर 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण करवाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। टीपू सुल्तान पराजय होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठों का युद्ध जो होता है 1803 से 5 तक, जिसमें सिंधिया की पराजय होती है। भोसले और होलकर इसी में शामिल रहते हैं। बसीन की संधि होती है जो बाजीराव द्वितीय करता है 1802 में। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा सहायक संधि बारे में जान लेते हैं। सहायक संधि ये था कि जो वेलेजली जो था भारतीय राज्य जो थे उनके अंतर्गत ले लेता था और जो अपनी सेना होती थी, सेना की एक टुकड़ी राज्य में रख देता था। उसका पूरा खर्च राज्य को वहन करना पड़ता था और उसके बाद सेना के अंदर मतलब सेना का जितना भी कोई कमांड देना होगा तो सेना अंग्रेज़ों के ही इशारे पे काम करती थी, उस पर कोई अधिकार नहीं होता था राज्यों का। और होता था कि भारतीय राजाओं को युद्ध में सहायता देने के लिए सैनिक प्रदान करता था ये। ठीक है, और फिर राज्य क्या होता था कि कंपनी की सहायता देने के लिए ये मित्र राज्य बन जाता था। और सहायक संधि से सबसे पहली बार हैदराबाद का निज़ाम 1798 में और 1800 में 2 बार ये संधि करने वाला अकेला था ये। फिर मैसूर होता है 99 में। मैसूर 99 में टीपू सुल्तान मरता है। फिर तंजौर होता है आपका क्या कहते हैं 1798, 1799 में ये है। फिर अवध आपका 1801 में। फिर उसके बाद 1802 में बसीन की संधि होती है पेशवाओं के साथ। फिर के बाद बरार की आपकी 3 में होती है, भोसले की आपकी 4 में होती है। ऐसे ही सबका क्रम से होता जाता है। आगे देखते हैं कि जॉर्ज बार्लो आता है 5 से 7। बेल्लोर विद्रोह यहाँ करिएगा कि जॉर्ज बार्लो के समय बेल्लोर विद्रोह 1806 में होता है। फिर मिंटो प्रथम आता है, मिंटो सेकेंड आता है आपका 1805 से 1905 से 1910 तक रहता है। 1807 से 1813 तक मिंटो रहता है। इसने ही महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में की थी। ठीक है, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम पास किया गया था। फिर आता है हेस्टिंग।
हेस्टिंग बहुत लंबा इसका कार्यकाल रहता है, 1813 से 1823 तक रहता है। ये भी हस्तक्षेप की नीति का समापन कर देता है और हस्तक्षेप एवं युद्ध की नीति को अपनाता है। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण करता है। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का स्थापना करता है। फिर देखिए इम्पोर्टेंट है, नेपाल युद्ध है 1800 आपका क्या कहते हैं कि 1415 में होता है, 14 में 15 में लास्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में पेशवाओं की गद्दी समाप्त कर दी जाती है। पेशवा और सिंधिया पर अपमानजनक संधियाँ बल कर देता है। फिर एम्सहर्ट आता है, 1823 से 1828 तक रहता है। प्रथम वर्मा युद्ध के समय होता है 1824 से 26 तक। और फिर मलय प्रायद्वीप पे राज्यों का अधिग्रहण, भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में होता है इसके समय। फिर विलियम बेंटिक आता है, 1828 से लेकर 1823 तक रहता है। उसके बाद आपका फिर ये सबसे अधिक उदार था और क्या कहते हैं ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारत में मॉडर्न पश्चिमी शिक्षा के जनक के तौर पर सम्मानित हुआ था। राजा राम मोहन राय की सहायता से, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और भारत में जितनी कुरीतियाँ, सती प्रथा का उन्मूलन करने और ठगी प्रथा के लिए दमन के लिए विलियम बेंटिक कार्य किया था। 1829 में सती प्रथा के लिए अधिनियम आया था, नियम 17 के तहत। उसके बाद फिर मैसूर का विलय किया 1831 में। 1833 के चार्टर अधिनियम पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि कंपनी के अधीन किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश और आपका रंग के कारण कार्यालय में रखने से वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 में ये भी था कि मतलब कंपनी को जो एकाधिकार मिला था उसका एकाधिकार समाप्त किया जाता था। 1813 में चाय और चीन को छोड़ के सारे अधिकार मतलब कंपनी के समाप्त थे। वो जो 2 अधिकार बचे थे वो 1833 में वो भी समाप्त हो गए। फिर विधि आयोग की स्थापना होती है, मैकाले उसका अध्यक्ष होता है। फिर मैकाले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था इसी के कार्यकाल में। कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई थी। और 1833 के चार्टर अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विलियम बेंटिक ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। देखिए अब वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है पहला, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है। 1831 में देखें मैसूर का, 1834 में कुर्ग का विलय कर दिया था और कांचन में ये फिर उसके बाद मेटकाफ आता है, ये प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, 1 साल के लिए आता है। 1835 से 36 तक रहता है। प्रेस कानून पास किया था जिसे भारत में प्रेस स्वतंत्रता दिया, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके बाद आता है ऑकलैंड, ये रहता है 1836 से 1842 तक। इसके समय एक ही घटना इंपॉर्टेंट है कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो 1836 से 1842 में हुआ था, क्या कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा झटका लगा था, ये युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद आपका एलनबरो आता है, 1842 से 44 तक रहता है। यह क्या कहते हैं अफगान युद्ध समाप्त होता है, सिंध का विलय हो जाता है 1843 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर के साथ युद्ध होता है 1843 में। और क्या कहता है स्लीमैन के पूछता है ठगी प्रथा को कौन ख़त्म किया था, तो विलियम बेंटिक के संग स्लीमैन को नियुक्त किया था, स्लीमैन ने ठगी प्रथा को ख़त्म की थी। फिर हार्डिंग फर्स्ट आता है, 44 से 48 तक रहता है। हार्डिंग सेकंड बाद में आता है, हार्डिंग सेकंड आता है आपका 1810 से 1816 तक रहता है। फिर उसके बाद आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 45 से 46 तक इसके कार्यकाल में होता है। 46 में लाहौर की संधि होती है, सिख संप्रभुता की समाप्ति हो जाती है। रोजगार में अंग्रेजी शिक्षा की तरजीह करने वाला। फिर डलहौजी आता है, रैमजे मैकडोनाल्ड ससुरा का नाम है। बंगाल आर्टिलरी का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट किया था। फिर उसके बाद शिमला को एक अस्थायी मुख्यालय ग्रीष्म ऋतु में राजधानी बनाया था। शासनकाल में गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया था इस डलहौजी के कार्यकाल में। फिर भारत के युवा गवर्नर 36 तथा निम्नलिखित के लिए जाना जाता था। ये भारत का सबसे युवा गवर्नर 36 वर्ष में बना था। इंडियन टेलीग्राफी का जनक कहते हैं, भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय डाक प्रणाली का जनक, भारतीय अभियंता सेवा का जनक, मॉडर्न भारत का निर्माता। फिर उसके बाद आपका वो PWD का, फिर ये उपाधि, पेंशन, विधवा पुनर्विवाह 1856 का उन्मूलन, ये इसी के समय सबमिट होता है विधवा पुनर्विवाह, लेकिन पारित होता है कैनिंग के समय ये सब चीज़ के समय। फिर नए अधिग्रहित क्षेत्रों में केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। फिर उसके बाद आपका
इसी को वोन विनियमन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। फिर संपूर्ण उत्तर पश्चिमी प्रांत 1853 के लिए वर्नाकुलर शिक्षा थॉमसन प्रणाली की सिफारिश की थी। 1854 में वुड्स शैक्षिक डिस्पैच पूछता है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलों को सरकारी महाविद्यालयों का उद्घाटन किया था। 1853 में क्या कहते हैं कि भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक चलाता है। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आरंभ करता है। मॉडर्न डाक प्रणाली 1854 में शुरू करता है। पहली बार अलग से सार्वजनिक कार्य विभाग PWD का स्थापना करता है। ग्रांड ट्रंक रोड पर काम शुरू किया। कराची, बॉम्बे, कलकत्ता के बंदरगाहों को विकसित किया। हड़प नीति शुरू की। सतारा को सबसे पहले 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 49 में, बघाट को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में कब्जा किया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49, संपूर्ण पंजाब पर कब्जा कर लिया। फिर द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852, बर्मा व पेगू के निचले हिस्से को कब्जा कर लिया। 1853 में बरार का विलय कर लिया। कुशासन के आराप पर 1856 में अवध को कब्जा कर लिया था। 1857 की क्रांति होती है। फिर उसके पहले एक कैनिंग आया रहता है। फिर ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय बनता है। 1857 का विद्रोह होता है। 1858 को 1 नवंबर 1858 को अधिनियम यहाँ पे पढ़ा जाता है इलाहाबाद में, जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत होता है। हड़प नीति वापस ले ली जाती है। फिर गवर्नर जनरल और वायसराय का पोस्ट ऐसे आता है 1858 से 1947 तक रहता है। कैनिंग पहला हमारा वायसराय बनता है 1858 से 1862 तक। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था ये कैनिंग। युद्ध के बाद उन्हें भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। 1862 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया 1859 में पारित की गई थी इसी के समय। फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया था। सन 1858 में पहली बार आयकर लागू किया गया था। सन 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। एलिग्न फर्स्ट आता है 1862 से 63 रहता है। बहावी आंदोलन, इसे पैन मुस्लिम आंदोलन कहते हैं, इसी के कार्यकाल में होता है। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। ये 1857 में विश्वविद्यालय हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, और ये 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। फिर जॉन लॉरेंस आता है। ये रहता है आपका 64 से 69। टेलीग्राफ संचार यूरोप के साथ खोला गया। नहरों और रेलवे का कार्य का विस्तार लॉरेंस के समय हुआ। भूटान से युद्ध हुआ 1865 में। फिर भारतीय वन संरक्षक निर्माण तथा देशी न्यायिक सेवा की मान्यता दी गई। 1869 से 72 तक मेयो रहता है। ये भारत के वित्तीय विकेंद्रीकरण का आरंभ करता है मेयो। फिर राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज खोला। अजमेर में मेयो कॉलेज खोला। भारत के सांस्कृतिक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था उसके 1871 में। कृषि और वाणिज्य विभाग खोला था मेयो ने। फिर यह एकमात्र वायसराय था जो 1872 में अंडमान के पठान अपराधी द्वारा उसके कार्यालय में उसकी हत्या कर दी गई थी, वहीं चाकू को मार दिया था। भारत में इतिहास में 1871 में पहली बार 1872 में गलत लिखा है 1872 में 1881 से शुरू होती है फिर से दो। फिर नॉर्थब्रुक आता है 1872 से 76 रहता है। इसकी अवधि में पंजाब में कूका आंदोलन होता है राम सिंह। लिट्टन आता है 1876 से 80 रहता है। इसे कुख्यात गवर्नर जनरल कहते हैं। ये मुफ्त व्यापार पर बहुत जोर दिया था। 29 सामानों को भारत में व्यापार मतलब शुल्क मुफ्त कर दिया था, उस पर कर हटा दिया था। और फिर भारत से जितना धन था अधिकतर से अधिकतर ब्रिटेन ले गया निष्कासित करके। फिर दिल्ली दरबार का व्यवस्था किया था 1877 में। फिर भारत में जब भयंकर अकाल पड़ा था। फिर रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 में पास किया। रानी विक्टोरिया को केसरी हिंद घोषित किया। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। इसमें अस्त्र के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी समय आया था 1878 में। 1878-79 में वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्ताव पारित किया, जिसमें क्या कहते हैं कि 21 वर्ष से आयु घटा के 19 वर्ष कर दिया था।
रिपन आता है, ये उग्रवादी है बहुत। वहीं लिबरल पार्टी आती है तो इनको बेचती है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1882 में निरस्त कर देता है। श्रमिकों की अवस्था सुधार के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 करता है। इसमें सिर्फ बच्चों का प्रावधान था कि आपके 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, ये ऐसा था। फिर महीने में 4 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी, उनके जो ऊपर के बच्चे रहेंगे। फिर उसके बाद उनको 9 घंटा काम करना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों के लिए था। सन 1882 में स्थानीय सुशासन का संकल्प इन्होंने पारित किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इन्हें। भू राजस्व नीति का संकल्प दिया था। 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था शिक्षा सुधार के लिए। वुड डिस्पैच आप पीछे पड़े, डलहौजी के समय था। फिर इल्बर्ट विधेयक उभरा था। यूरोपीय अपराधियों की कोशिशों के लिए भारतीय जिला मजिस्ट्रेट को सक्षम बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। इसी की वजह से इस्तीफा देके रिपन चले भी गए थे वापस। फिर डफरिन आता है, 84 से 88 तक रहता है। 85 में तृतीय बर्मा युद्ध होता है, सबसे अंतिम ये विस्तार होता है। फिर 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर लैंसडाउन आता है, ये रहता है 88 से लेकर 94 तक। इसके समय द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आता है 1891 में। शाही प्रांतीय अधीनस्थ सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया। भारत पैसा अधिनियम 1892 में पारित होता है। इसके समय अप्रत्यक्ष चुनाव आरंभ हुए थे। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान 1893 के बीच दुरंड रेखा जो बनी है दुरंड कमीशन के आधार से, यह अफगानिस्तान और भारत के बीच में रेखा बना दी गई थी। एलिगन सेकेंड 1894 से 99 में। 1899 में मुद्रा विद्रोह होता है, बिरसा मुंडा करते हैं। चीन और भारत के बीच सीमा को विभाजित करते हुए सम्मेलन की स्वीकृति मिली थी। 1896-97 में प्रसिद्ध अकाल पड़ा था। 1897 में चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अधिकारी रेंड और एम्सहर्स्ट की हत्या कर दी थी। फिर कर्जन आया था 1899 से 1905 तक रहा था। एंड्रू फ्रेजर के अधीन 1902 में पुलिस कमीशन की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। वाणिज्य और उद्योग विभाग कलकत्ता कॉरपोरेशन 1899 में पारित हुआ था। भारतीय सिक्का पेपर मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित हुआ था। फिर उसके बाद भारत को स्वर्ण मानक पर रखा गया था। फिर बंगाल विभाजन 1905 में इसी के समय हुआ था। NWFP भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्माण इसी के समय हुआ था। फिर मिंटो आता है, 1905 से 10 तक रहता है। स्वदेशी आंदोलन 5 से 8 तक इसी के समय कार्य करता है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश में। फिर सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल नरम दल से। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आता है। मार्ले मिंटो अधिनियम ये 1909 में आता है। हार्डिंग आता है, हार्डिंग सेकेंड 1910 से 16 रहता है। बंगाल विभाजन को ये वापस होता है 1911 में दूसरे दिल्ली दरबार में। राजधानी स्थानांतरण होती है कलकत्ता से दिल्ली 1911 में घोषणा होती है, 1912 में वापस आती है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आता है और मैरी आती है। इसका राज्यसभा से अभिषेक होता है मदन मोहन मालवीय द्वारा। हिंदू सभा की स्थापना 1915 में होती है। फिर 16 में चेम्सफोर्ड आता है, 21 तक रहता है। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो 1916 में संधि हो गई थी लखनऊ में मजूमदार जी के समय। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। चंपारण का सत्याग्रह 1917 में होता है। मोंटेग का अगस्त घोषणा 1917 में होता है। खेड़ा का सत्याग्रह और अहमदाबाद का सत्याग्रह ये दोनों 1918 में होते हैं। पहले खेड़ा होता है, बाद में अहमदाबाद मिल। उसके बाद भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1919 में पारित होता है। रॉलेट एक्ट भी 1919 में है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन आपका 1920 से 22 में होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू होता है। सैलर आयोग 1917 में बनाया गया था। भारतीय सर SP सिन्हा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1917 में। रीडिंग को 1921 से 26 तक बनाया गया था। ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और कपास उत्पादक उन्मूलन 1910 के प्रेस अधिनियम 1909 के रॉलेट अधिनियम को निरस्त किया था रीडिंग ने। केरल में हिंसक मोपला विद्रोह को दबाया था 1921 वाला। फिर उसके बाद CPI की स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी वाली 1921 में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922।
स्वराज पार्टी का गठन 1923, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। फिर उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। उसके बाद आरएसएस की स्थापना 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। फिर इरविन आता है 1926 से 31 तक रहता है। 27 में साइमन आयोग इसी के समय आता है। बटलर कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। फिर जिन्ना का 14 सूत्री जो कार्यक्रम 1929 में दिया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। दांडी यात्रा 1930। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 1930 में 3 होते हैं। फिर उसके बाद आपका गादी ऋण समझौता 5 मार्च 1931। जतिन दास को शहीदी, भूख हड़ताल भी उसी समय हुई थी। फिर 1931 में वेलिंगटन आ जाता है, 1936 तक रहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में शुरू होता है इसी के समय। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड घोषणा पत्र 1932 में जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इसी के समय होता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में इसी के समय होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है और भारत से बर्मा को पृथक करके 1935 में अलग कर दिया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापना होता है। अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच पूना समझौता होता है 1932 में। उसके बाद आपका लिलितको आता है, 36 से 43 तक रहता है। प्रथम आम चुनाव 36 में इसी के समय होता है, 37 तक रहता है। उसके बाद 1937 से 1939 तक कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा 39 में दिया था। फिर 1939 में मुस्लिम लीग द्वारा वो क्या कहते हैं, उद्धार दिवस, मुक्ति दिवस मनाते हैं ये सब 22 दिसंबर 1939 को। फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। लाहौर संकल्प आता है 1940। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका वेवेल आता है जो 43 से 47 तक रहता है। CR फार्मूला 1944 में इसी के समय आता है। 45 में वेवेल प्लान, शिमला सम्मेलन के समय। फिर उसके बाद 45 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। फिर 1945 में INA का परीक्षण, 1946 में नौसेना का विद्रोह। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कांग्रेस द्वारा इसके प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। फिर ये चला जाता था माउंटबेटन आता है, मार्च में आता है, 47 में अगस्त तक रहता है। 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की थी। कॉमन सदन में भारतीय स्वतंत्रता बिल प्रस्तुत किया गया था। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया था। फिर रेड क्लिफ आता है, इसने 2 सीमाएं निर्धारित की, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पश्चिमी दोनों को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल 47 से 50 तक जो बने उनको। माउंटबेटन रहता है 1747 से 48 तक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और क्या कहते हैं कि कश्मीर भारत अक्टूबर 1947 में विलय किया। गांधी जी की हत्या इसी समय हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और श्री राजगोपालाचारी जी इस फिर बनते हैं हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल। जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक रहते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल यही रहते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।